रूबी का पति उस पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन रूबी के पिताजी उसे मिलने आए और रूबी के चेहरे पर चोट के निशान देखे तो उसे घर ले आए। तो शाम को रूबी का पति ससुराल आया तो ससुर को गालियां देने लगा कि तुम होते कौन हो मेरी पत्नी को लेकर आने वाले। इतना सुना था कि रूबी ने हिम्मत की और उठकर पति के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, यहाँ से निकल जाओ। कुछ दिन गुजरे तो रूबी को बच्चों की याद सताने लगी और एक दिन हिम्मत करके वह बच्चों से मिलने गई तो सामने का दृश्य दृश्य देखकर उसके होश उड़कर रह गए, क्योंकि बेटियां शादी के बाद अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। इसलिए जरा जरा सी बात पर मायके मत चली आना। रूबी की मां ने विदाई के समय रूबी से गले लगकर यही शब्द कहे थे। रूबी कहने लगी, जी माँ। विदा होकर वह ऋषभ के साथ उसके घर चली गई। घर जाते ही ऋषभ की बड़ी भाभी ने रूबी को ऋषभ के कमरे में बिठा दिया। 2.5 घंटे रूबी इंतजार करती रही। 2.5 घंटे बाद जब वह कमरे में आया तो आते ही दरवाजा बड़े गुस्से से बंद किया। कहने लगा, तुम्हारे पिता ने हमारा वैसा स्वागत नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था। रूबी यह सुनकर कुछ हैरान हुई। कहने लगा, यह सस्ती सी घड़ी मुझे पहना दी। अरे मैं उस घर का दामाद था या फिर कोई भिखारी। घड़ी उतार कर उसने रूबी के सामने बेड पर पटक दी। वह घबरा गई। कहने लगा कि मेरी माँ को भी तुम लोगों ने चांदी के झुमके दिए, सोने का पानी फेर कर। तुम लोगों ने क्या हमें भिखारी समझ रखा था। रूबी कहने लगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो घड़ी सस्ती है, ना ही वो चांदी के झुमके, बल्कि आपकी माँ को सोने की झुमकियां पहनाई गई थी है। मेरे पिताजी ने पाई पाई जमा करके हर चीज दी है। रूबी के मुंह से ये शब्द निकले तो ऋषभ पर गुस्से से दहाड़ा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम झूठे तुम मुझे झूठा कह रही हो। अरे मेरी बहनों और जीजा जी को कुछ भी नहीं पहनाया गया, और जो कपड़े तुम्हारी माँ ने हम सब घर वालों को दिए हैं, हम बाजारों में फुटपाथ पर बिकते हैं। यह है हमारी इज्जत। रूबी को यह अंदाजा ही नहीं था कि पहली ही रात उसे अपने पति से यह बातें सुनने को मिलेगी। अपनी तरफ से तो उसके मायके वालों ने कोई कमी नहीं रखी थी। बहुत अच्छे और महंगे कपड़े भी दिए थे। लेकिन रूबी उनकी अकेली इकलौती बेटी तो थी नहीं, दो बेटियां और भी थी। फिर भी अपनी तरफ से उन्होंने हर चीज दी थी। और ना ही ऋषभ की फैमिली कोई बहुत अमीर थी, मगर नखरे अमीरों वाले थे। पहली रात ऋषभ का व्यवहार रूबी के साथ अच्छा नहीं था। कभी कहता कि फर्नीचर सस्ता है तो कभी कहता कि बाकी की चीजें भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। रूबी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने आंख से निकलने नहीं दिए। फिर कहने लगा कि मैं अपनी माँ के मुंह से यह कभी ना सुनूं कि तुमने उनके सामने जुबान चलाई है, और ना कभी मुझे मेरी माँ के खिलाफ करने की कोशिश करना। शादी की पहली रात रूबी की बड़ी बुझी बुझी सी गुजरी थी। सुबह रूबी की ननंद ने सिर्फ एक कप चाय ऋषभ के आगे नाश्ते के लिए रखी थी। कहने लगी, भाभी तुम्हारे मायके से अभी एक तक नाश्ता नहीं आया, और हमारे घर में तो सुबह 7 बजे ही नाश्ता करने का नियम है। क्या तुमने अपनी माँ को बताया नहीं था? रूबी कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि आपके घर में नाश्ता करने का नियम किस टाइम का है। मैं अपनी माँ को कह देती हूँ। वह कहने लगी, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अरे अब क्या फायदा, हम सब तो नाश्ता कर चुके हैं। अभी वह बात कर ही रही थी जब रूबी की मौसी नाश्ता लेकर आई थी। रूबी की मौसी ने नाश्ता रखा, मगर सभी मुंह बनाने लगे कि हमारे घर तो 7 बजे नाश्ता कर लिया जाता है। ऐसा करे अपना नाश्ता वापस ले जाएं। यह सुनकर रूबी की मौसी परेशान हो गई। कहने लगी, आपके
कहने के अनुसार हमने पूरा खाने का सामान बनवाया है और वही से जहाँ से आप लोगों ने कहा था नाश्ता बनवाते समय लग गया, वरना हम जल्द ही ले आते। बड़ा बुरा सा मुंह बनाकर रूबी की ननदों ने नाश्ता टेबल पर लगाया। उसकी मौसी ने रूबी से थोड़ी देर बातचीत की और वापस चली गई। सब ने डट के नाश्ता किया था, लेकिन कमियां निकाले जा रहे थे। पूरी ठंडी ले आए यह लोग। सब्जी में मिर्च बहुत ज्यादा है, जरा भी स्वाद नहीं आया। और साथ साथ में खा भी रहे थे और कमियां भी निकाल रहे थे। रूबी से तो एक भी पूरी नहीं खाई गई। रिसेप्शन का खाना बारात के खाने से भी ज्यादा बेस्वाद था, लेकिन फिर भी उसकी सास और ननदें तारीफें करते नहीं थक रही थी। अरे माँ, आज का खाना लग रहा है कि खाया है, स्वाद आ गया, वरना कल तो हम लोगों ने पेट भर कर खाना भी नहीं खाया। इतना बेकार खाना था। शादी के फंक्शन समाप्त हो गए थे, लेकिन ऋषभ का व्यवहार शुरू से ही रूबी के साथ कुछ खास अच्छा नहीं था। शादी को 4 दिन नहीं गुजरे थे जब रूबी ने खुद ही किचन का रास्ता देखा कि किसी का को शिकायत का अवसर ना दिया जाए। उसने नाश्ता बनाया, सास ने नाश्ता किया और ससुर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सास कहने लगी, यह क्या नाश्ता बनाया है तुमने? अरे चाय में बिल्कुल स्वाद नहीं है। अच्छा ऐसा करो, दोपहर के लिए खाना भी बना लो। मेरी बेटियों ने आना है, इसलिए 4-5 चीजें बनाना। रूबी ने पूरे दिल से खाना बनाया था। ऋषभ भी जल्दी दुकान से वापस आ गया था और उसकी बहनें भी पहुंच गई थी। वह भी अपने पति और बच्चों के साथ खाना खाने आ गई। सब ने पेट भर कर खाना खाया। खाना काफी स्वादिष्ट था। पहली बार ऋषभ ने उसकी तारीफ की तो रूबी भी खुश हो गई, मगर सास और ननदों से यह बात बर्दाश्त ही नहीं हुई। कहने लगी, खाना इतना भी अच्छा नहीं जितनी तुम तारीफें कर रहे हो। हमें तो लगता है तारीफ कर करके ही तुम अपनी पत्नी को सर पर चढ़ा लोगे और फिर वह तुम्हारे सर पर बैठकर नाचा करेगी। यह सुनकर ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके बाद कभी भी रूबी के खाने की तारीफ भी नहीं की। बात बात पर रूबी की सास उसे डांटती रहती थी। एक बार उसकी ननदें आई तो उनके बच्चों ने रूबी के नए डिनर सेट की प्लेट जमीन पर पटक कर तोड़ दी। यह देखकर रूबी का धैर्य जवाब दे गया था। उसने अपनी ननद से कहा कि देखिए दीदी, आपके बच्चों ने क्या किया है, इतना महंगा डिनर सेट तोड़ दिया। उसकी ननद ने लापरवाही दिखाई, कहने लगी, टूटने वाली चीज थी, टूट गई। अरे क्या हो गया, जो 4 प्लेटें टूट गई, चाय पत्ती के बर्तन तो होते ही टूटने के लिए है। यह कहकर दोबारा से अपने मोबाइल में वीडियो देखने लगी और हंसने लगी, जैसे उसके लिए इस बात का कोई महत्व ही ना हो। रूबी ने अपना सारा डिनर सेट उठाया और शोकेस में रखकर लॉक कर दिया। जब रात को खाने का समय आया तो रूबी ने अपनी सास के डिनर सेट को ही टेबल पर रखा था। यह देखकर उसकी सास कहने लगी, तुम्हारा डिनर सेट कहाँ है? मेरा डिनर सेट क्यों लगाया तुमने? पता भी है यह डिनर सेट मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। मैंने तो आज तक किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया। वह कहने लगी, मेरा डिनर सेट भी मुफ्त का नहीं आया, वह भी मेरे पिताजी ने काफी महंगी दुकान से लिया था और आपके नाती नवासों ने 4 प्लेटें तोड़ भी दी है। कोई भी चीज सस्ती नहीं होती। अगर आपका डिनर सेट महंगा है तो मेरा भी कम कीमत का नहीं है। यह सुनना था कि ऋषभ ने रूबी के मुंह पर सबके सामने थप्पड़ मार दिया। कहने लगा, कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ के सामने जवाब दे। तुझे अपने मायके की 4 चीजों पर इतना घमंड है? यह कहकर वह शोकेस के पास गया
बर्तनों वाला दराज गुस्से से खींच कर खोला कि उसका लॉक तक टूट गया। फिर रूबी के सामने उसके सारे डिनर सेट के बर्तन एक एक करके पटक पटक कर तोड़ दिए। बहनें और माँ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी और रूबी के आंसू बह रहे थे। कहने लगा, लो, मैंने सारे बर्तन तोड़ दिए। अब बताओ मुझे कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। अगर आगे से मेरी माँ के सामने जबान चलाई तो वह हाल करूंगा कि बोलने के काबिल नहीं रहोगी। रूबी का तो यह हाल था कि सिसकियों से रोते हुए अपने कमरे में चली गई। पिताजी ने कितनी मेहनत से एक एक जोड़कर उसका दहेज बनाया था और यहाँ जरा सी बात पर उसके पूरे डिनर सेट को कचरे का ढेर बना दिया गया था। उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाद रूबी ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, अपने मुंह पर एक चुप्पी साध ली थी। कुछ महीनों बाद ही वह उम्मीद से हो गई। उसे लगा शायद बच्चा होगा तो ऋषभ का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन काम की जिम्मेदारियां उस पर वैसी की वैसी ही रही। आए दिन ननदे घर आ जाती, खाने की सारी व्यवस्था उसे ही करनी पड़ती। किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आया था। ना ही ऋषभ को इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि वह बाप बनने वाला है, तो उसे अपनी पत्नी का कुछ ख्याल रखना चाहिए। कुछ महीने बाद अल्ट्रासाउंड से पता चला कि जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। यह सुनकर ऋषभ की एक बहन, जिसकी कोई भी संतान नहीं थी, उसने नया आलाप छेड़ दिया कि एक बच्चा मैं रखूंगी। यह सुनकर रूबी का हाथ अपने दिल पर पड़ा था। ऋषभ कहने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक रखो या दोनों रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर रूबी कहने लगी, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। उसकी सास कहने लगी, क्यों नहीं दोगी? तुम क्या अपने मायके से बच्चे लेकर आई हो? अरे मेरे बेटे के बच्चे हैं। रूबी की प्रेगनेंसी का बाकी समय भी रो रो के गुजरा था। उसने एक बेटी को जन्म दिया था और एक बेटे को बेटा ननद ने ऐसे उठाया था जैसे कि बाजार से बिकने वाली कोई चीज हो। कहने लगी, ऋषभ बेटा मैं रखूंगी, बेटी तुम रख लो। रूबी रोए जा रही थी, जबकि रोना उसके लिए हानिकारक था, लेकिन ऋषभ को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बेटी को भी कोई प्यार नहीं करता था। रूबी की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। जब उसकी वह ननद आती जिसने उसका बेटा लिया था, तो वह अपने बेटे को पकड़कर सीने से लगाती, चूमती, प्यार करती। तो उसकी ननद उसके बेटे को उससे छीन लेती, कहती, यह अब तुम्हारा बेटा नहीं है। खबरदार जो तुमने इस पर थोड़ा भी प्यार जताने की कोशिश की। बच्चा और बच्ची जब दोनों थोड़े से बड़े हुए तो उसकी वह ननद घर पर रहने के लिए आई थी। उसका बच्चा उसकी ननद को मम्मी मम्मी कह रहा था। पता नहीं उसे क्या मांग रहा था कि उसने गुस्से से बच्चे को धक्का दे दिया। वह बेचारा जमीन पर जाकर गिरा था। यह देखकर रूबी चिल्ला उठी थी कि खुद पैदा किया होता तो तुम्हें संतान की कदर होती। तुम होती कौन हो मेरे बच्चे को यूं धक्का देने वाली? यह कहना था कि ननंद और सास ने रूबी को इस बात पर थप्पड़ दे मारा कि बार बार तुम बच्चे के सामने यह क्यों कहती हो कि वह तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी ननंद का नहीं है। और रात को जैसे ही ऋषभ दुकान से वापस आया, उसने तुरंत ही रूबी की शिकायत लगा दी। वह रूबी को घसीटता हुआ कमरे में लेकर गया था। कमरे में बंद करके उसे बहुत मारा और बाहर खड़ी सास और ननदे आपस में हाथ पर ताली मारकर उसका मजाक उड़ा रही थी। रूबी तंग आ चुकी थी। अब तो जैसे ऋषभ ने रोज का तमाशा बना लिया था। जब दिल चाहता था चार मेहमानों के सामने भी रूबी के मुंह पर थप्पड़ दे मारता। बेटी के बाद रूबी का बेटा भी हो गया।
लेकिन दोनों बच्चे ही अपने पिता से बहुत डरते थे, क्योंकि वह उन्हें प्यार ही नहीं करता था। एक बार वह घर पर कुछ देर से आया, आंखें आधी बंद थी, पैर डगमगा रहे थे। जब रूबी ने यह देखा तो कहने लगी, ऐसी हालत में कहाँ से आ रहे हो? वो कहने लगा, तुम कौन होती हो सवाल करने वाली? मेरा जहां दिल चाहेगा वहां जाऊंगा, जहां से दिल करेगा वहां से आऊंगा। खबरदार, जो मुझसे कोई सवाल जवाब किया। नशे की हालत में वह घर के अंदर आया था। कहाँ से आ रहा था यह उसकी हालत साफ बता रही थी। पहली बार रूबी को अपने पति से घिन आई थी। पराई औरतों के पास जाता था। उसने सोचा कि अब की बार वह चुप नहीं रहेगी, मायके जाकर अपने घर वालों से बात करेगी कि कोई तो उसे डांटे, उसे समझाए वह किस रास्ते पर निकला है। लेकिन उन्हीं दिनों उसकी दूसरी बहन का रिश्ता तय हो गया। इसलिए रूबी को चुप रहना पड़ा कि कहीं उसकी किसी भी बात से उसकी बहन के रिश्ते में कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए। उसकी बहन की शादी हुई तब उसके पिता की आर्थिक स्थिति पहले से काफी अच्छी थी। इसलिए छोटी बहन को रूबी से ज्यादा ही दहेज दिया गया था। यह देखकर ऋषभ ने तो जैसे हंगामा ही खड़ा कर दिया। कहने लगा, अपनी दूसरी बेटी को तो बड़ा अच्छा दहेज, महंगे कपड़े और चीजें दी है, और मेरी बारी में तो आपने अपनी बेटी को जैसे बोझ समझकर मेरे सर पर डाला था। सब मेहमानों के सामने उसने तमाशा लगा के रख दिया था। बारात अभी आई नहीं थी जब रूबी के पिता ने हाथ जोड़कर उससे कहा कि भगवान के लिए चुप हो जाओ। फिर उसे 4 लाख भी दिए कि यह रख लो, और जो तुम्हारा जी चाहे वह तुम खरीद लेना। 4 लाख वह जेब में डाल चुका था। फिर ही उसने अपना मुंह बंद रखा था। मगर अब तो जैसे उसके उसे चस्का ही लग गया था। बहाने बहाने से रूबी को कहता कि जाओ अपने पिता से कुछ रुपए लेकर आओ। अब तो उनका काम भी अच्छा चल रहा है, लेकिन वह नहीं मांगती थी। जब वह इनकार करती तो ऋषभ उस पर हाथ उठाता, बार बार कहता जाओ अपने बाप से पैसे लेकर आओ। लेकिन वह नहीं जाती थी। छोटा बेटा भी अब 5 साल का हो गया था। बड़ी बेटी स्कूल जाने लगी थी। लेकिन रूबी की हालत बिगड़ने लगी थी। वह सदियों की बीमार लगती थी। मायके भी जाना छोड़ दिया था कि मायके जाएगी और वापस आएगी तो ऋषभ यही कहेगा कि बताओ अपने पिता से क्या लेकर आई हो। एक बार रूबी के पिताजी रूबी से मिलने के लिए जब उसके घर आए तो उसके चेहरे पर नील के निशान देखकर कारण पूछने लगे। रूबी ने झूठ बोला दिया। कहने लगी, मैं गिर गई थी, चोट लग गई। लेकिन उसकी बेटी कहने लगी, नहीं नाना जी, पापा ने बहुत मारा था। यह सुनकर रूबी के पिता को बहुत दुख हुआ। वो अपनी बेटी और उसके बच्चों को अपने साथ ले गई। जब ऋषभ घर आया तो उसकी माँ ने उसे एक बात की कई बात लगाकर बताई। तो वह गुस्से में ससुराल पहुंच गया। कहने लगा, अपनी बेटी को रखना है तो रखो, यह बच्चे मेरे हैं, मैं अपने बच्चों को अपने पास ही रखूंगा। रूबी रोने लगी। कहने लगी, मैं अपने बच्चे इस आदमी के साथ नहीं भेजूंगी। लेकिन रूबी की माँ कहने लगी, ले जाने दो, हम भी तो देखें यह बच्चों को संभालता कैसे है। अरे कुछ दिन में माफी मांगता हुआ तुम्हारे पास आएगा। ऋषभ दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर चला गया। दोनों बच्चे मम्मी मम्मी कहकर रो रहे थे। लेकिन रूबी भी उन्हें रोक नहीं पाई। 11 दिन हो गए थे, बच्चों का कोई समाचार नहीं मिला। तो उसने अपना ही दिल बड़ा किया। उसने अपने पिता से कहा कि वह वापस अपने ससुराल जाना चाहती है। वह अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती।
उसके बच्चों के साथ वहां पर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। रूबी के पिताजी कहने लगे, बेटा अभी तुम धैर्य रखो, वह खुद आएगा। उसकी माँ इतनी अच्छी नहीं कि तुम्हारे बच्चे को संभाले। बच्चे जब रोएंगे, जिद करेंगे, खाने को मांगेंगे तो अपने आप दोनों माँ बेटा यहाँ आएंगे। लेकिन अगर तुम यही जल्दबाजी करोगी तो तुम्हारे साथ और भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाएगा। रूबी किस दिल से अपने मायके बैठी थी, वो ही जानती थी। बार बार बच्चों की रोती सूरत आंखों के सामने आती तो उठ बैठती। उनकी सिसकियां कानों में सुनाई देती तो दिल तड़प जाता। जानती थी कि ऋषभ बच्चों से प्यार नहीं करता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बच्चे 2 दिन भी भूखे रहे। इसलिए ममता के हाथों मजबूर होकर उसने फैसला कर लिया था कि खुद पर होने वाले अत्याचार सहन कर लेगी, लेकिन अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेगी। इसलिए जब वापस अपने ससुराल आई तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। जैसे अंदर पहुंची तो उसके होश उड़कर रह गए, क्योंकि बेटा बुखार में तप रहा था, चारपाई पर लेटा हुआ था। उसके पास कोई भी नहीं था। मम्मी मम्मी पुकार रहा था और उसकी बेटी अपने छोटे भाई के सर पर पट्टियां रख रही थी। वह जल्दी से अपने बेटे को उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गई, उसकी दवाई लेकर आई, रोने लगी, बच्चे को चूमने लगी। उसकी बेटी भी रो रही थी, कहने लगी, दादी हम दोनों को बहुत मारती है, पापा तो हमें पूछते ही नहीं है, और मम्मी पापा दूसरी दुल्हन लेकर आई है। यह सुनकर रूबी के होश उड़कर रह गए थे। जब वापस घर आई तो देखा कि ऋषभ एक फैशनेबल औरत के साथ खड़ा था। वो औरत शक्ल से ही शरीफ नहीं लग रही थी, बाजारू टाइप की लग रही थी। और उसकी सास भी कहने लगी, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके आ गई। सिलाई कढ़ाई उसे बहुत अच्छे से आती थी। उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया और बड़े बड़े बुटीकों के लिए कपड़े सीने लगी। बहुत जल्दी उसके हालात बदलने लगे थे, उसे बहुत अच्छे पैसे मिलने लगे थे। फिर उसने बुटीक स्टाइल में ही कपड़े सी सी कर बेचने शुरू कर दिए। वह बहुत मेहनत से काम कर रही थी और उसके माता पिता ने भी उसका साथ दिया। बहुत जल्द ही उसने अपने मायके के घर के ऊपर वाला पोर्शन बनवाना शुरू कर दिया। वहाँ वह रहती भी थी और कपड़े भी सिलाई करने लगी। बहुत सी औरतें आती और उससे कपड़े खरीद कर ले जाती। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए थे। दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे। एक बार ऋषभ के मोहल्ले के एक औरत उसके पास कपड़े खरीदने आई तो उसने उसे पहचान लिया, कहने लगी, जब से तुम गई हो तुम्हारी सास का तो बड़ा ही बुरा हाल है। ऋषभ ने दूसरी शादी कर ली थी और उसने तो तुम्हारे घर को बर्बाद करके रख दिया। तुम्हारी ननदें अब तुम्हारे ससुराल नहीं आती। तुम्हारा पति नशे में धुत रहता है। तुम्हारी सास लोगों से भिखारियों की तरह मांग मांग कर खाना खाती है। और वह बाजारू औरत, उसके घर कई मर्द आते हैं जिनके सामने वह नाच गाना करती है और ऋषभ को घर से बाहर निकाल देती है। जब भी उसका कोई चाहने वाला आता है तो बाहर बैठा ऋषभ उस समय अपना सर पीट रहा होता है कि हाय मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी और मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। वह बहुत रोता है, अपने आप को नोचता है, कोसता है कि मैंने रूबी की कदर नहीं की, इसलिए मेरे साथ यह सब हो रहा है। रूबी ने आसमान की तरफ देखा था कि भगवान अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता। वह इज्जत की जिंदगी जी रही थी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिलवा रही थी। बहुत जल्द उसका समय बदलने वाला था और जो कुछ ऋषभ ने अपनी माँ और बहनों के कहने पर किया था, अब उसकी भरपाई भरने का बारी थी।
अभी 1 साल ही गुजरा था कि उसने एक बड़े से मॉल में दुकान भी ले ली। अब उसने अपनी बुटीक खोल ली थी। अपने नीचे कई औरतों से काम करवाती थी। अपने माता-पिता को भी सँभाल रही थी। तभी एक दिन उसकी ननद उसका बेटा लेकर आ गई और हाथ जोड़ने लगी कि इसे तुम रख लो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसके फलस्वरूप मेरे ससुराल वालों ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया और मैं जिस माहौल भरे घर में रहने पर मजबूर हूँ, तुम्हारा बेटा वहां रहकर बिगड़ जाएगा। रूबी का बेटा भी उसे वापस मिल गया था। उसने अपने बच्चों की खातिर और मेहनत करनी शुरू कर दी थी। बहुत कम समय में उसने एक अच्छे इलाके में घर भी खरीद लिया, गाड़ी भी खरीद ली। भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया। बच्चे भी माँ की तरह आज्ञाकारी निकले थे और ऋषभ को भी अपने किए की सजा मिल गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।